आज जो निकाय चुनाव को लेकर कल पत्र है नगर पालिका इंद्री का, नीलोखेड़ी का और असंध का और करनाल नगर निगम का, तो उसके बारे में हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी आपके समक्ष रखेंगे सारी परिस्थिति। इसका वो कहेंगे विमोचन। मित्रों, सबसे पहले तो आपको आज शिवरात्रि का दिवस है और आपको बहुत बहुत इस अवसर की उत्सव की बधाई हो, शुभकामना हो। और प्रभु शिव भगवान जी से, शिव शंकर जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी सबकी आशाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं इनको सबको पूरा करें। जैसा आपको पता है कि इस समय हरियाणा में नगर निकायों का चुनाव ये चल रहा है। 10 नगर निगम, 4 नगर परिषद और नगर पालिका 18 हैं। ऐसा कुल मिलाकर ये 32 स्थानों पर चुनाव है। कुछ सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं जहाँ किन्हीं कारणों से सीटें खाली हो गई हैं। नगर निगम में 8 नगर निगम के तो पूर्व चुनाव हैं। 2 नगर निगम ऐसे जिनका मेयर का चुनाव है केवल, क्योंकि वहाँ सोनीपत और अम्बाला इन दोनों नगर निगमों का जो मेयर थे वहाँ के, उनका चयन विधानसभा में विधायक के नाते हो गया था, वो उसके खाली हो गई थी। तो बचे हुए समय के लिए वहाँ मेयर्स का उपचुनाव हो रहा है। और मैं इतना ही कहूँगा कि सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ अपने अपने सिंबल पर लड़ रही है, क्योंकि सभी नगर निगमों में भी सिंबल पर हैं, नगर परिषदों में सिंबल पर हैं, नगर पालिकाओं में पार्टी ने सब स्थानों पर छूट दी थी। सभी चाहे वो चुनाव चिन्ह पर लड़े, यानी जो चेयरमैन है, या बिना चुनाव पर लड़े, ऐसे ही वहाँ के जो पार्षद हैं चुनाव पर लड़े या बिना चुनाव चिन्ह पर लड़े। लोकल कसकियाँ होती हैं क्योंकि नगर पालिकाओं के चुनाव क्षेत्र बहुत छोटा होता है। वार्ड में कहीं 200 के, 300 के, 400 वोट होते हैं। तो स्थानीय संबंधों के आधार के ऊपर वहाँ अपने अपने हिसाब से सब तय करते हैं। उसमें हमने पूरी छूट दी थी। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं, अभी तक की रिपोर्ट है सब जगह भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन मिलता हुआ वहाँ दिख रहा है। और अधिकांश स्थानों के ऊपर मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का चुनाव होगा। जहाँ तक नगर निगम है, 10 के 10 नगर निगमों में और हमारे जो मेयर चुने जाएंगे, अधिकांश पार्षद चुने जाएंगे। और स्थानीय सरकार, जिसको ये कह सकते हैं कि शहरों की सरकार है, ये हरियाणा में सभी की सभी, क्योंकि पहले भी लगभग सभी सरकारें हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के पास ही थी। केवल एक जगह कांग्रेस की थी और एक जगह इंडिपेंडेंट बने थे, वो दोनों भी भारतीय जनता पार्टी को प्रयास कर रहे थे। अभी क्योंकि 2 तारीख को चुनाव है, 3 दिन का समय प्रचार का शेष बचा है, 26, 27 और 28। केवल पानीपत नगर निगम का चुनाव 9 तारीख को है, उसमें अभी समय शेष है 10 दिन का। तो मैं कुछ स्थानों पर मेरा जाना हुआ है, बहुत उत्साह है। हमने इसके लिए जो नगर निगमों में काम कराने के लिए जो वायदे किए हैं, उसका संकल्प पत्र एक प्रदेश स्तर का जारी किया है और हर एक नगर निगम के अलग अलग भी जारी किए हैं। प्रदेश सरकार नगर निगम का जो संकल्प पत्र है वो 3 दिन पहले मुख्यमंत्री के द्वारा रोहतक में उसको लॉन्च किया गया था। आज करनाल निगम का, बल्कि सभी नगर निगमों के संकल्प पत्र आज ही जारी किए गए हैं। आपको सभी प्रदेश के जो संकल्प पत्र है उसकी कॉपी तो मिल गई होगी, अन्यथा आपके जो मेल एड्रेस के ऊपर उसको भिजवा दिया जाएगा। मोटे रूप से जो शहरों की समस्याएं होती हैं,
जो सिविक कम्युनिटीज होती हैं, जिसमें गलियां हैं, नालियां हैं, सड़कें हैं, लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स हैं, पार्क्स हैं, अथवा स्वच्छता के काम हैं या लाइब्रेरीज के विषय हैं, तो ऐसे जितने भी सामान्य काम होते हैं वो सबके सब काफी अच्छी बात है। दो शहर हमारे, चाहे करनाल या फरीदाबाद है, वो स्मार्ट सिटी के रूप में भी यहाँ लगभग 1,000 करोड़ रुपए का बजट बना करके वो चल रहे हैं, कोशिश में बचे हैं, वो करनाल के भी अब पूरे हो जाएंगे। तो करनाल के बहुत कम काम बचे हैं, अगले शायद जून जुलाई तक ये सब पूरे होंगे। उसमें मुख्य रूप से फ्लाईओवर, जो घंटाघर चौक के ऊपर फ्लाईओवर का एक प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट होता है, वो बनना शुरू हो गया है और वो भी अगले कुछ समय में उसको पूरा करने की स्थिति आ जाएगी। इस बार शहरों के अंदर जो विशेष बातें प्रचार की हैं उसमें डिजिटलाइजेशन, क्योंकि जितनी सरकारी सेवाएं हैं वो मैनुअल तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। उसकी रिपोर्टिंग, उसका डाटा, ये उसको जितना ठीक ढंग से हम करेंगे, ICCC दोनों स्मार्ट सिटीज जो बना है, उसके अलावा भी सभी नगर निगमों में ICCC का एक प्रोजेक्ट ये हमने बनाना शुरू किया है, ताकि शहर की सब व्यवस्थाओं को उसमें जोड़ा जा सके। पानी की मात्रा कितनी आ रही है, कहाँ का पानी सप्लाई हो रहा है, लाइट, स्ट्रीट लाइट कहाँ जल रही है, कहाँ नहीं जल रही है, उसकी जानकारी भी ICCC पर मिलती है। सीवरेज की सारी व्यवस्थाएं भी उस पर मिलती हैं। ट्रैफिक की सारी व्यवस्थाएं भी उस पर जानकारी ली जा सकती है, किस चौराहे पर कितना ट्रैफिक जाम हो गया, कितना नहीं है, पुलिस को उसकी सहायता मिलती है। कभी कभी ये जो गाड़ियां हैं, गुमशुदा गाड़ियां होती हैं, उनके ऊपर भी नजर रखी जा सकती है। कुछ अनवांटेड लोग शहर के अंदर कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ नहीं घूम रहे, पुलिस वाला के पीछा करती है उन लोगों का, लेकिन ऐसे चीजों को पहचानने में ICCC के माध्यम से जो कैमराज से उनकी पहचान की जाती है, तो चिन्हित करके वो व्यक्ति शहर की बाउंड्री में कहीं भी अगर मिलता है तो उसको पहचान लिया जाता है, बहुत जल्दी उसकी सूचना पुलिस को मिल सकती है। तो ऐसे ICCC के माध्यम से मौसम की जानकारी भी उससे मिलती है। एक सब सर्विस को कोऑर्डिनेटेड तरीके से, समन्वित तरीके से और लोगों को दिया जा सके, उसमें तत्परता ये उसमें बढ़ाई जा सके, इस नाते से इस पर जोर दिया गया है। अभी लाइब्रेरीज की व्यवस्था, और वो भी एक प्रकार से आधुनिक लाइब्रेरी जिसमें इंटरनेट भी हो, उसमें ही शामिल करके और अच्छी लाइब्रेरीज बनाने का भी हमने विषय निकाला है, किया है। इसके अंदर हर बड़े शहर में एक अत्याधुनिक सभागार ये बनाया जाए, यानी म्यूनसिपैलिटी, नगर निगम की ओर से और म्यूनसिपैलिटीज की ओर से, ताकि उसमें लोग जो अपने सामूहिक कार्यक्रम है ठीक से कर सकें। सीवरेज की व्यवस्था कहीं कहीं काफी खराब है, खास करके पुराने शहरों में। कुछ शहरों के अंदर सालों साल पुराने जो सीवरेज हो गए हैं, और ये विषय चूंकि केंद्र सरकार ने भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट मेरे पास ही है, तो हमने इस बार पूरे देश भर के लिए 1 लाख करोड़ रुपया चैलेंज फंड, अर्बन चैलेंज फंड इस नाते से रखता है कि शहर की ऐसी पुरानी समस्याएं या ऐसे जो पुराने शहरों के हिस्से उसमें रीडेवलपमेंट किया जाए, उसके ऊपर भी हमने 1 करोड़ रुपए का और राशि उसके लिए रखी है। हर स्टेट को वहाँ के शहरों की आबादी के हिसाब से उसको किया जाएगा। और इसी प्रकार शहरों में जहाँ जहाँ भूमि के झगड़े और कारपोरेशन से जुड़े हुए उन सब झगड़ों को समाप्त करने के लिए, जैसे हमने पिछली बार योजना बनाई थी कि 20 वर्ष से ज्यादा जिन प्रॉपर्टीज के ऊपर लोगों को अपना उसका उपयोग कर रहे हैं, कब्जे हैं उनके, पटा उनके लिखा हुआ है, लीज की ऐसी जमीनें हैं, किराए की ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, वो सब एक नॉमिनल राशि लेकर के उनको उनके नाम किया गया है। इसी प्रकार के जितने भी ऐसी चीजों का हक ये उनको मिलेगा। और जो खास करके अवैध कॉलोनियां हैं, उन अवैध कॉलोनियों भी नियमित करके, जहाँ कहीं सरकारी जमीन पर बनी है और सरकार को उस जमीन की आवश्यकता उतनी ज्यादा नहीं है, तो उनको भी मालिकाना हक देने के लिए कुछ राशि लेकर उनको किया जाएगा। और महिलाओं के लिए, महिलाओं के नाम अगर कोई हम राशि और कोई प्रॉपर्टी करते हैं तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट भी दी जाएगी। तो ऐसे विषय हैं जो प्रदेश स्तर के ऊपर और ये सब किए गए हैं। सफाई व्यवस्था में भी कुछ कठिनाइयां हैं, सरकारी व्यवस्था जहाँ कहीं कठिनाई आती है वहाँ प्राइवेटाइजेशन इसको भी बढ़ावा देते हैं। PPP मॉडल पर डोर टू डोर कलेक्शन है, अथवा उसकी सेग्रीगेशन है, उसकी प्रोसेसिंग है, ये सारी व्यवस्थाएं भी प्रदेश में पहले से चल रही है। और एक प्रोजेक्ट जैसे सोनीपत में देखते हैं तो
वेस्ट टू एनर्जी वो सफलतापूर्वक चल रहा है। 15 मेगावाट का वो पावर प्लांट चल रहा है। हमने फरीदाबाद और गुड़गांव में 2 जगह एनटीपीसी को दिया है वेस्ट टू चारकोल, उससे कोयला बनाएंगे और उस कोयले को अपने वो थर्मल प्लांट्स में यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। ऐसे ही वेस्ट टू एथेनॉल, इसके भी कुछ प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। कहीं कहीं खाद के लिए भी उस वेस्ट का उपयोग किया जाता है। उसमें जो इनर्ट होता है उसको जहाँ फिलिंग के लिए मिट्टी चाहिए होती है, उस मिट्टी की जगह उस फिलिंग के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। सड़कों के निर्माण में जो इस प्रकार की सामग्री है जो सड़कों के निर्माण में उसको पीस करके पॉलिथीन है अथवा ऐसी चीजें जो सड़क के निर्माण के मटेरियल में काम आ सकते हैं उसको उपयोग कर रहे हैं। पराली का भी जहाँ कहीं हालांकि शहरी विकास के नाते से नहीं है, इसको ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पराली का जो जलाने की विषय आता है, पराली की व्यवस्था भी हमने काफी की है ताकि पोल्यूशन कम हो और पराली को इकट्ठा करके उसके पैलेट्स बनाए जाएं। वो पैलेट्स भी थर्मल में काम आ सकते हैं अथवा उद्योग में और भी काम आ सकते हैं। इस ओर भी काफी और हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक वाहनों की स्थिति है, यानी अर्बन मोबिलिटी, शहरों के अंदर वाहनों की व्यवस्था की जाए। ई बसेस, देश भर में ई बसेस जिस शहर को जितनी चाहिए उस हिसाब से हम उनको सप्लाई कर रहे हैं। करनाल में भी ई बसेस हम शायद हमारी 5 बसें पहले आई, पहले 5 बसें पहले आई हैं। आवश्यकता पड़ने पर यहाँ की आवश्यकता वो भी पूरी की जाएगी और मैं समझता हूँ 5 बसें के चलने के बाद लोगों को बहुत अच्छी सुविधा हुई है, क्योंकि यहाँ मुख्य बस अड्डा बाहर चला गया है तो शहर के अंदर उन बसों का उपयोग वहाँ होता है और भी इसकी आवश्यकता होगी। जैसे ईवी पॉलिसी प्रदेश की हमारी पहले से बनी हुई है और ईवी पॉलिसी में चाहे वो 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है अथवा 4 व्हीलर है या जो वाहन किराए के चलते हैं ऐसे कमर्शियल वाहन, ईवी कमर्शियल वाहन, उनकी भी एक पॉलिसी बनाई है ताकि उसको बढ़ोतरी ज़्यादा मिले और डीजल के, पेट्रोल के ये वाहन जल्दी से जल्दी इसको एलिमिनेट करें। 10 साल से पुराना वाहन एनसीआर में चल नहीं सकता है, उसको भी सख्ती से लागू करके, क्योंकि इसका विषय केवल किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है बल्कि पोल्यूशन कैसे रोका जाए। आज दुनिया में इस बात की चिंता हो गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कैसे कम किया जाए, सारी दुनिया इसमें सचेत है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। जहां जहां शहरों में पार्कों की आवश्यकता है वो करेंगे। कचरा का निस्तारण है, पार्किंग व्यवस्था, कहीं कहीं पार्किंग की बहुत आवश्यकता है शहरों के अंदर, उसको भी हरियाणा में सब किया जा रहा है। जहां तक करनाल की बात है, करनाल में मुख्य रूप से शहरों यानी जो पूरे प्रदेश की चीजें हैं उनको तो हम करेंगे ही, अलग से जो यहाँ की जो चीजें हमने सोची हैं उसके अंदर करनाल का जैसे घंटाघर चौक है, पुरानी शहर, उसकी जो अंदरूनी सड़कें हैं, चांदसवारे जैसे सार्वजनिक क्षेत्र, इनकी सड़कों की मरम्मत और उनका रेनोवेशन, उन्हें ये सब किया जाएगा ताकि वहाँ के निवासियों को सफर करने में और सुविधा हो, सुरक्षित महसूस कर सके। करनाल का जो यातायात सुधार अभियान यानी ट्रैफिक जाम जहाँ जहाँ होता है, जैसे मैंने बताया कि स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो एक यातायात के नाते से पुराने शहर को बहुत एक सरल करेगा और वहीं पर पार्किंग स्थान जो बनाए जाएंगे और उसमें भी स्मार्ट पार्किंग सिस्टम, ताकि वहाँ जो पार्किंग के लिए वाहन आते हैं उनमें ज्यादा होने पर भी उनकी व्यवस्था को ठीक से सुधारा जा सके और उसके अंदर स्मार्ट पार्किंग में उसका ऑटोमेटिक पार्किंग फीस है अथवा मंथली फीस है अथवा और उसका एक सिस्टम बनाने के लिए योजना बनाई जा रही है। रिक्शा स्टैंड जहां जहां कमी है उसको भी बनाया जाएगा। जो आवश्यक कॉलोनी है जहां पर पानी की वाटर लॉगिंग होती है या कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी भरता है, हालांकि मुगल किनारे की सफाई के बाद काफी समस्या हल हुई है, नहीं तो ये मुगल किनारे का एरिया हम देखते हैं सेक्टर 13-14 के अंदर कितना पानी भरता था। मैं स्वयं वर्षा के दिनों जब घूमता था उस समय तो 2-2 फुट पानी चलता था और मुझे लगता है कि अब इस समय वो स्थितियाँ पुरानी हो चुकी हैं, पानी की बहुत निकासी की व्यवस्थाएं पहले से हैं। फिर भी जहाँ कहीं ऐसी पुरानी कॉलोनियाँ हैं जिनके अंदर ऐसी समस्याएं हैं उन सबको ठीक किया जाएगा। जहाँ मैन होल्स टूटे हुए हैं, सड़कों का रखरखाव, स्ट्रीट लाइटिंग, गड्ढों की वाइट टॉपिंग, इस सब की व्यवस्थाएं करनाल की ये भी सब की जाएगी। अनियमित कॉलोनियों का जो नियमितीकरण का जो प्रक्रिया है वो पहले से चालू है
उसको और ज़रा तेज किया जाएगा। यहाँ की जितनी कॉलोनी है उनको सबको नियमित करके और वहाँ पर विकास के काम को और तेजी दी जाए। पशुओं को, जो हमारा पशु हैं, बेसहारा पशु, उसके प्रबंधन के लिए भी इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और ज़रूर हम नगर निगम में इसके ऊपर ध्यान देंगे। इसके लिए सहायता प्रदेश से भी की जाएगी। जो वेंडर्स हैं, ऐसे वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे उनके लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो योजना है स्वनिधि योजना में, हालांकि यहाँ 1.5 लाख के लगभग पूरे हरियाणा में ऐसे लोगों को सहयोग किया गया है। पहले बारी में 10,000 रुपये का लोन को मिलता है, वापस करें तो फिर 20,000 रुपये का मिलता है, उसको वापस करते तो 50,000 रुपये का लोन मिलता है। इस संख्या को और बढ़ाया जाएगा ताकि जो वेंडर्स हैं गलियों में, मोहल्लों में जो अपना सामान बेचते हैं या मेन बाजार में भी कहीं रेडी खड़ी लगाते हैं, ऐसे छोटे छोटे जो व्यापारी दुकानदार हैं उनकी सहायता के लिए इसका और विस्तार किया जाएगा। जगह जगह अतिक्रमण देखने की को मिलते हैं बहुत, उससे लोगों को आवाजाही में कठिनाई होती है, ट्रैफिक भी जाम होता है। तो उसकी व्यापक यहाँ योजना बनाई जाएगी ताकि अतिक्रमण को निपटने के लिए लोगों की सहभागिता करके, ताकि लोग भी उसमें बहुत एतराज न करें, किसी के व्यवसाय पर भी फर्क न पड़े। तो जैसा बताया कि वेंडिंग जोन बना करके ऐसी रेडी खड़ी के लोग वहाँ पर लगाया जाए और पार्किंग जो वहाँ खड़े होते हैं उसके स्पॉट पार्किंग सिस्टम बनाया जाए। तो ये जो अतिक्रमण है दुकानों के आगे और बाकी जगह होता है, तो दुकानों के लोगों को सहमत करेंगे कि वो अपने आप इसको ठीक करें और आगे न बढ़ाएं, वरना जनता को इसमें बहुत ही नुकसान होता है। ये तो छोटे काम करने के लिए, छोटे काम करने के लिए बहुत हैं, लेकिन फिर भी जो नगर निगम की जितने उसमें विषय आते हैं उस सबको पूरा करेंगे। शहर को जैसा स्वच्छ बनाने की बात तो है ही है, लेकिन कभी कभी जो वर्षा के दिनों में डेंगू देखने को मिलता है, तो डेंगू मुक्त शहर बनाया जाए, कहीं भी पानी खड़ा न रहे, उस पर योग्य समय पर, उचित समय पर योग्य व्यवस्था की जाए। पानी कोई दवाई का छिड़काव करना है, थोड़ा पाउडर डालना है, या जो भी कुछ है उसमें, नालियों के अंदर इस प्रकार से जो मच्छर बैठते हैं उनके प्रजनन को रोकने के लिए दवाई ये छिड़कने का काम भी कॉर्पोरेशन में खासतौर पर, और जो नगर पालिका है उसमें भी खासतौर पर ये सारे काम किए जाएंगे। जो मैं काम बता रहा हूँ इसमें उचित काम जो चाहे नगर पालिकाओं के, नगर परिषद के अथवा नगर के सबके सब कामों पर हम ध्यान देंगे। और बजट के लिए प्रदेश की ओर से एक्स्ट्रा जो सहायता वो भी करने का मन हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाया है। पहले हम बजट का जो प्रदेश की अपनी आय होती है, SOTR उसको बोलते हैं, स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू, उसका 7% और शहर और गांव में दिया जाता है। इस बार उसको बढ़ाने के लिए कोई ना कोई योजना ऐसी बना रहे हैं ताकि उसको बजट जो है नगर पालिकाओं का, नगर निगम का, उस बजट को और बढ़ाया जाए। CCTV कैमरास जहां भी आवश्यकता है, जहां की डिमांड है, उन CCTV कैमरास को भी और बढ़ाया जाएगा ताकि पुलिस का जो कंट्रोल रूम है, CCTV कैमरास को उनके साथ जोड़ा जाए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना अपराध की होती है उसको कैसे रोकना है, इसमें CCTV कैमरास भी बहुत सहायक होंगे। तो कुल मिलाकर के शहर में जो भी कोई व्यवस्था खराब है उसको ठीक करना ये नगर निगम का काम होता है। हमारे सभी पार्षद अपने अपने क्षेत्र में वो सब जागरूक रहते हैं और जागरूकता के नाते शहर की छोटी बड़ी सब समस्याओं को हल करने के लिए हमारे नगर निगम में बैठ के विचार करते हैं। हमारी मेयर की हमारी कैंडिडेट जो पहले से 2 बार से मेयर हैं, रेणुका गुप्ता, वो इस बार हमारी कैंडिडेट है। और पार्षद भी हमारे 20 के 20 पार्षद, उसकी सूची आपको मिली गई होगी। तो उस नाते से उस सूची के हिसाब से हमारे कुछ पार्षद तो पहले भी पार्षद थे, दोबारा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और कई जगह पर नए पार्षद यानी नए कैंडिडेट भी पहली बार जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी आए हैं, और सबकी अपनी एक अच्छी छवि है, उस नाते से सब मैदान में उतरे हैं। और मैं समझता हूँ कि हर एक पार्षद और हमारे मेयर अच्छे मतों के माध्यम से जनता उनको जिताएगी। आज उसका जो उत्साह देखने को मुझे मिला, हालांकि कार्यक्रम तो एक सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम था, हमारा कोई राजनीतिक कार्यक्रम उसमें नहीं था, लेकिन जो कि एक उत्सव है, उत्सव के नाते से सब लोग उसमें भागीदार होते हैं। वहाँ के उत्साह से पता लगता है कि लोग हमारे नेताओं को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए कितना उनमें उत्साह था। ये उत्साह अपने आप में इंगित करता है कि लोगों में, हमारे सिस्टम में, हमारे पार्टी में, हमारे
हमारे नेताओं के अंदर एक विश्वास और एक जिसको कहना चाहिए सम्मान कि पूरा है, उसका परिणाम उनको जरूर से मिलेगा। इतनी बात मुझे कहनी थी। फिर भी अगर कोई बात आपको बोलनी हो, बतानी हो तो बताइए। फ्लाईओवर की बात होगी, आपने भी की है। कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं जनता से पूछेंगे, अगर मैं बनता हूं तो काम बंद कर दिया जाएगा। वो कह रहे हैं व्यापारियों के साथ धोखा हुआ है। ये जो बता है, देखिए क्या होता है, इसमें व्यापारी भी होते हैं, जनता भी होती है, इसमें जो वाहन के चलाने वाले लोग होते हैं, ये सबका मिला जुला मत होता है। और कभी कभी यथास्थिति बनाए रखने में रुचि लोग की होती है, नई व्यवस्थाओं पर आना लोगों को कठिन लगता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, गाँव रोहतक का। आप लोगों से कभी रोहतक गया होगा तो रोहतक में डॉक्टर अम्बेडकर चौक, जहाँ महिला कॉलेज है, वहाँ से फ्लाईओवर शुरू होता है। और नया जो पुराना बस अड्डा है, भिवानी रोड और हिसार रोड जहाँ से मिलते हैं, लगभग 5 किलोमीटर का फ्लाईओवर है। जब बनना शुरू हुआ तो उसमें व्यापारियों ने विरोध किया। कुछ लोगों को समझाया, कुछ चुप रहे, कुछ को थोड़ा सख्ती भी करनी पड़ी। आज वो सब व्यापारी कहते हैं कि हम नर्क से स्वर्ग में आ गए, क्योंकि वहाँ जो ट्रैफिक जाम होता था, 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम होता था, और 2 घंटे ट्रैफिक जाम में उनका जो ग्राहक बैठा है, वहाँ बैठा है, वो कहता है रास्ता खुल जाए तो मैं उठूंगा, वो उठ के जाता नहीं है, नया ग्राहक आता नहीं है। और वहाँ ग्राहक को जब गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं मिलती तो ग्राहक वहाँ से निकल करके वो घुसता ही नहीं, वो बाहर अपनी दूसरी मार्केटों में जाता है। आज जो बाहर से एक साइड से दूसरी साइड में आने जाने वाला ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक को जो पहले 1 घंटा पर निकलता था शहर को पार करने में, 2 घंटे लगते थे, वो 10 मिनट में शहर को पार करके निकल जाता है। उस ट्रैफिक वालों को भी लाभ हो गया, दुकानदारों को भी लाभ हो गया। जो दुकानदार गर्मी में, पसीने में, बिल्कुल उनको गर्मियों के दिनों में तो बहुत परेशानी होती थी, अब उनको वहाँ उसमें ठंडी छाया, उस पुल के नीचे उन्होंने भी पार्किंग बना ली, फ्लाईओवर के नीचे उनको पार्किंग का स्थान मिल गया। छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग, खोखे वाले, वो सब उसके नीचे वेंडर जोन आ गए। तो केवल व्यापार के लिए नीचे जगह बची, जो शहर को पार करने वाले लोग थे वो सब वहां से हट गए, तो शहर को लाभ हुआ है। आज जो व्यक्ति सेक्टर 13-14 साइड से और जिसको रेलवे स्टेशन जाना है, वो ट्रैफिक पूरा उसमें निकलता है। अगर वो ट्रैफिक सारे का सारा बाहर जाता है तो नीचे केवल ग्राहक बचेगा, केवल व्यापारी रहेगा। व्यापारी और ग्राहक उसका अपना संबंध है, उनको जितनी सुविधा हो जाती है उसका उनको लाभ होता है। आज उनको लगता होगा कि हमारा काम प्रेजेंट बंद हो जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक है जब कोई निर्माण होता है तो कुछ समय वो उनको परेशानी सहन करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार 2-4 महीने परेशानी होगी और जीवन भर जो उसका सुख होगा, बनने के बाद ये प्रसव पीड़ा को भूल जाएंगे। सर, कल एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का 1984 दंगों को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, बहुत लंबे समय से ये मामला लंबित पड़ा था। किसी भी नीचे के जो कोर्ट होते हैं वहाँ इफ बट्स लोग लगा करके अपनी शंकाएं व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जब कोई चीज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला किया जाए तो हमेशा उसी को मानना होता है, वही अच्छा है। वैसे तो फैसला अपने आप में अच्छा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो इसके आगे कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो अच्छा किया है। उससे हो सकता है कुछ हमारे भाइयों के ऐसे जो लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, जिन्होंने अपील की थी, वो उनको फांसी की सजा देना चाहते होंगे, सज्जन कुमार को दिलवाना चाहते होंगे, लेकिन फांसी की सजा न देकर के कोर्ट ने ताउम्र कैद, आजीवन कारावास, ये जो सजा दी है, तो मैं समझता हूँ कि एक न्याय हुआ है ऐसे लोगों के प्रति जिन्होंने उसकी शिकायत की है, और बहुत घिनौना काम निर्देश से किया। सर, आप जो है करनाल में एयरपोर्ट की संभावनाएं तलाश रहे थे। सर, आप जो है करनाल में एयरपोर्ट की संभावनाएं तलाश रहे थे, क्या प्रगति हुई उसमें कुछ? देखिए, अभी भी हमारा जो एयरपोर्ट का विस्तार है उसके लिए जमीन हमने ले ली है, शायद कितने 28 एकड़ कितनी थी लगभग, लेकिन उसके विस्तार के लिए जो 3000 फुट का पट्टी है उसको 4000 फुट रनवे 5000 तक, उसमें एक सड़क गांव की आती है, उस गांव के लोगों को थोड़ा बना रहे हैं कि थोड़ा सा ऊपर से रोड पर आना पड़ेगा, तो उसके लिए ही प्रयत्न चल रहा है। बाकी उसका विस्तार का योजना पूरी बन चुकी है और वो बड़े जहाज का उतर सकेंगे, अभी तो बहुत छोटे जहाज। सर, आपने अभी कहा कि सभी कानूनों को वैध किया जाएगा,
रैपिड मेट्रो का, क्योंकि ये विषय हमारे डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, उसमें पहले लगभग डिपार्टमेंट संभाला। उस समय एक विषय था कि इसकी कॉस्ट को लेकर के नई टेक्नोलॉजी वो एक आई थी, जिसमें लगभग 50 करोड़ रुपया पर किलोमीटर का अंतर था। 350 करोड़ रुपए का उसमें खर्च था। अभी नई टेक्नोलॉजी उसको जरा अध्ययन करने में उसको सारा फाइलों पर क्लियर हो जाए, उसकी टेस्टिंग हो जाए, तो वो 300 करोड़ पर आई है, वो क्लियर हो चुका है। अब उसकी डीपीआर और बाकी सब बन रहे हैं। बहुत जल्दी कैबिनेट में फैसला होगा और ये करनाल तक का आरटीएस अगले साल में कभी भी शुरू हो जाएगा। सर ऐसी चर्चा पहुंचे हैं 30 पार्षद और मेयर उम्मीदवार अनुबाला गुप्ता यहाँ पर बैठी हैं, तो क्या कुछ करनाल के लोगों से आज अपील करने आए थे? क्या कुछ मैसेज आपने दिया करनाली जनता को? स्वाभाविक है, मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ के सांसद होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, नेता के नाते मेरा जनता से अपील है, सभी हमारे नगर पालिकाएं और सभी हमारे नगर परिषद जहाँ जहाँ भी चुनाव बचा बाई इलेक्शन है करनाल का, न केवल करनाल बल्कि पूरे प्रदेश भर में सभी शहरी मतदाताओं से मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से और हमारे इन सब प्रत्याशियों को जिताएं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे हमारी प्रदेश सरकार लगातार तीसरी टर्म हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, केंद्र में तीसरी बार सरकार बनी है, मोदी जी के नेतृत्व में हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करनाल में भी तीसरी बार बन रही है, कहीं दूसरी बार बनेगी। तो ऐसे लगातार चलने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की सहानुभूति और लोगों का समर्थन 2014 के बाद प्राय सब चुनाव में हम आगे बढ़े, किसी पीछे नहीं हटे हैं, चाहे केंद्र है, चाहे प्रदेश है, चाहे स्थानीय शहरी चुनाव है, चाहे ग्रामीण चुनाव है, किसी चुनाव में पीछे नहीं हटे हैं। अब ये तो हमारे विपक्षियों को सोचना पड़ेगा कि वो जनता में अपना स्थान क्यों नहीं बना पा रहे। जिस प्रकार से वो चल रहे हैं, चाहे उनका नेतृत्व है, चाहे उनकी नीतियां हैं, चाहे उनके पुराने किस्से लोगों के सामने हैं, लोग पुराने किस्से सोच करके सुन करके कई बार थ्रिलिंग हो जाती है कि अगर ये दोबारा आएगा तो फिर वैसा ही करेंगे। तो हम एक शुद्ध सात्विक शासन प्रशासन की व्यवस्था। कांग्रेस की क्या हालत चल रही है? विपक्ष को ही भाजपा में आप ले रहे हैं, विपक्ष के सारे नेता ही भाजपा में आ रहे हैं। सरदार दिलबहादुर सिंह आपके सामने चुनाव लड़ चुके हैं, ऐसे कौन से भांग के पकौड़े खिलाए कि सभी कांग्रेसी नेता भाजपा में आ रहे हैं? क्या करते? आज शिवरात्रि है तो इसलिए आपको भांग के पकौड़े याद आ रहे हैं। सर गुरप्रीत गोगी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्वाइनिंग किया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने विधानसभा चुनावों में बीजेपी का साथ दिया, तो क्या बीजेपी उन पर विश्वास कर सकती है? देखिए, जो हमारा कार्यकर्ता बनता है उस कार्यकर्ता का नए कार्यकर्ता होते हैं, फिर पुराने बनते हैं, फिर आगे चल के नेता बनते हैं, तो हर एक कार्यकर्ता का एक लेवल होता है। जिस लेवल पर जो कार्यकर्ता आता है उतना विश्वास हम करते ही हैं। देखिए, बड़े नेता नहीं होते हैं, क्योंकि मेरा ये लोकसभा क्षेत्र है, मेरा दायित्व है, यानी करनाल और पानीपत, मैं जिस जगह से जनप्रतिनिधि हूँ तो जनता के सामने मुझे जाना ही चाहिए। और इतना ही है कि यहाँ चुनाव में मैं सिर्फ आपसे मिलकर जा रहा हूँ, मैं किसी प्रचार अभियान के लिए नहीं आया हूँ। शिवरात्रि तो एक सर गुरप्रीत गोगी हैं सर, एक रिंग रोड बन रहा है जो करनाल में, एक ये बात चल रही है कि जब भी ये रिंग रोड बन जाएगा इसका टोल जुड़ेगा बस्ताड़ा टोल टैक्स के अंदर, ऐसा कुछ है? ये नेशनल हाईवे की योजना है, हमारी योजना नहीं है। और आपको पता है कि सारे पीपीपी में प्रोजेक्ट होते हैं, सरकारी नहीं होते हैं। सारा खर्च जो है वो जो भी कोई कंट्रैक्ट होता है, कंसेशनर होता है, उसी को करना होता है, उसको पैसा लेना भी होता है। तो जो पैसा वो लेंगे तो कोई तो देगा। सर गुरप्रीत गोगी हैं लुधियाना से। दक्षिणी बाईपास का काम चल रहा है, ये कब तक पूरा हो सकता है? दक्षिणी पूर्वी बाईपास, पश्चिमी तो हो गया था सर, पश्चिमी हो गया, पूर्वी है, अब ये दूसरा पार्ट हाँ पूर्वी है। वो तो चालू हो गया है, जब चालू हुआ चीज उसमें लगातार चल रहा है, रुका तो है नहीं। और मुझे लगता है कि जो भी हमारे पास उसका टाइम टेबल होगा आपको ज्यादा पता होगा। मुझे लगता है कि कितना बन गया होगा आपको पता है? सर गुरप्रीत गोगी हैं, मनोहर जी गुरप्रीत गोगी हैं लुधियाना से विधायक जिनका देहांत हो गया था, उनकी जगह अब उपचुनाव है, संजीव अरोड़ा मैदान में है जो कि राज्यसभा सांसद थे। ऐसे में सीट खाली हो रही है, चर्चा चल रही है अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं। जा करके बात करेंगे उनसे। कांग्रेस भारत कब तक हो जाएगा? करनाल से तो शुरुआत। देखिए, कुल मिलाकर के शब्दों के उस पर नहीं जाना चाहिए, भावना पर जाना चाहिए। जब कांग्रेस कुछ कर ही नहीं पा रही 15 साल से, तो हो ही चुका जो कुछ होना था, सारे देश में हो चुका। लेकिन मन बहलाने के लिए उनको कुछ चाहिए, इसलिए करते रहते हैं। बच्चे लगातार डिवोट होते जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बच्चे लगातार डिवोट हो रहे हैं और बाहर जा रहे हैं,
देखिए, आपको पता होगा, आप लोगों ने कई जगह मेरे भाषणों को कवर भी किया होगा। मुझे याद है कि जब लोकसभा चुनाव में गांव कौन सा था, गए थे डबरी गांव में। मैं हर गांव में जाकर पूछता था कि आपके बच्चे सरकारी नौकरी में कितने लगे, तो कहते थे कोई 50, कोई 40, कोई 35, कोई 60, जितने लगे बताते थे, लगभग अनुमान था। डबरी गांव ऐसा था जिन्होंने कहा कि हमारा एक ही बच्चा है जो सरकारी नौकरी लगा। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े गांव में एक बच्चा हमारी सरकार में। तो मैंने पूछा क्या बच्चे पढ़ाई नहीं करते, क्यों ऐसा है कि नहीं पढ़ाई तो करते हैं, फिर नौकरी क्यों नहीं करते? अगर यहाँ के बच्चे हैं, इस गांव के 300 बच्चे जो बाहर गए हो विदेश में। तब मैंने उनको बताया था एक बात कि ये सारे डंकी रूट से गए थे, और डंकी रूट से जाना अच्छी बात नहीं, आप रोको इसको। और सब गाँव मैं कहता था कि डंकी रोड एक बहुत खतरनाक खेल है, और कब यानी जाएंगे और वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे भरोसा नहीं है। इलीगल है तो इलीगल तो वहाँ के देश का कानून है, वो उस पर काम करेगा। अब जब वहाँ के देश के लोगों ने कहा कि जो इलीगल नागरिक हैं अमेरिका के उनको वापस भेजेंगे, और जो हमको बताया जा रहा है मोटे रूप से सारे देश भर से यानी कई हजार लोग वहाँ गए हैं, दुनिया भर से 1 लाख से ज्यादा लोग वहाँ हैं। सर हाथ बांध के अमानवीय तरीके से जिस प्रकार से किया गया वो ठीक नहीं है। देखिए, हर देश का अपना कानून है। अब किस देश में कानून की व्यवस्था क्या होती है वो उनसे बहुत ज्यादा बहस नहीं की जा सकती। अपराधी तो हैं, उस देश के अपराधी हैं। हमारे देश के लोगों ने गलत काम किया है और हम उनको पहले कहते रहे, बहुत सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है। आज भी मैं कहूंगा कि रूट को छोड़ना चाहिए। हमारे बच्चों को जैसे नशे में घुसते हैं, ऐसे रिपोर्ट भी उसी प्रकार की एक समस्या है। हम सहानुभूति क्यों दिखाते हैं? ठीक है, जैसे लाए यहाँ तो छोड़ गए। आज हम कम से कम उनको काम दे सकें कोई, हमें चिंता ये है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर करनाल एनसीआर में आता है, जैसे 10 और 15 साल का जो प्रावधान है वाहनों का, तो मिडिल क्लास का एक सपना होता है एक बार वाहन खरीदना। 15 मिनट तक आता है आरसी बनती है, उतना पूरा समय भी नहीं दिया जाता। इस पे थोड़ी राहत, आरसी 15 साल की बनी हुई है, 15 साल की बनी होती है, लेकिन 10 साल का समय होता है डीजल का। क्या इस पे कुछ वो मिलेगा डोमेस्टिक वाहनों को लेकर? पहले तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है 15 साल की आरसी और 10 साल आयु उसकी वाहन की आयु, इसका कोई ना रास्ता आपको जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें एक रास्ता बनाना पड़ेगा। मैं आगे बात करूंगा, हमारे जो मंत्री हैं इसका रास्ता निकालिए। कि मेरा सुझाव ये है कि जो उसका परमिट है या आरसी है वो को टर्मिनस विद द लाइफ ऑफ व्हीकल ये होना चाहिए। अगर उसकी लाइफ 10 साल तय है तो फिर 10 साल का ही करना चाहिए। अगर उसकी लाइफ 10 साल लिमिट नहीं है तो जब तक वाहन चले तब तक उसका परमिट या आरसी होनी चाहिए। जिस दिन आरसी तो खत्म नहीं होता, वाहन खत्म हो गया, नया वाहन आएगा तो नहीं आरसी होगी, परमिट भी उस दिन तक ही होना चाहिए। परमिट भी आखिर उसके बाद क्यों चले? वरना तो कई बार क्या होता है, परमिट खत्म हो गया तो नया वाहन आएगा, वाहन खत्म हो गया तो नया परमिट आएगा। वाहन चल रहा है, परमिट खत्म हो गया, नया परमिट बन गया, वाहन खत्म हो गया, नया वाहन लाओ। तो परमिट और वाहन का एक चलता रहेगा। वाहन के साथ ही परमिट खत्म होना चाहिए, नया वाहन के साथ नया परमिट लेना चाहिए, ये उससे ही हल निकलेगा। जहाँ तक ये 10 साल की बात है, एनसीआर के लिए काफी जदोजहद चल रही है। वहाँ कई डिपार्टमेंट्स अपने अपने राय रखते हैं। हमने सुझाव दिया, मैंने मुख्यमंत्री का तभी सुझाव दिया था कि इसका एरिया कम किया जाए। जब ये सब डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं दिल्ली के इर्द गिर्द हमको 150 किलोमीटर तक ये एक बार तय हो गया तो ये रखना है, इसे कम नहीं करना है, उसमें नया विषय आया कि हम हर डिपार्टमेंट को ये कहें कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो सारी एक जैसी ना लगाएं, दिल्ली और उसके आसपास के रेस्ट्रिक्शन अलग करें, उसके आगे धीरे धीरे कम करें। हाँ, जब ये एरिया भी गुड़गांव की तरह दिल्ली की तरह इतना ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा और यहाँ वाहनों का प्रदूषण ज्यादा होगा, हो सकता है उस समय 10 साल यहाँ भी लागू करना पड़े। ये निर्णय भी होना शेष है जो होगा। करनाल यमुनानगर से एनसीआर में करनाल है या नहीं है, आप जो कह रहे सुझाव दिया इसके ऊपर आप अमल में लाया जा रहा है? अभी प्रोसेस में है और प्राइम मिनिस्टर के लिए इसे जाएगा और हम वहाँ बैठ के अपनी बात करेंगे। और ये अभी नया प्रपोजल एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का जब आएगा। करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन का सर अवैध से वैध पिछली की गई कॉलोनियों की आज तक रजिस्ट्री नहीं करा पाते मुकाम वाली, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? आपने कहा कि सभी कॉलोनी को वैध किया जाएगा मगर रजिस्ट्री नहीं होती, तहसील में सुनिए, एक होता है कि अवैध कॉलोनियों का एक प्रपोजल भेजा, जो प्रपोजल भेजा है वो वैध अभी नहीं हुई है। तो वैध प्रदेश सरकार रेलवे डिपार्टमेंट कर देगा, जिस दिन वैध करेंगे
उस दिन के बाद तो मुझे लगता है कि रजिस्ट्री नहीं रुकती होगी क्या? रजिस्ट्रियां बंद है जो बैच बीच में है, तो भी बैच में नहीं डरे ना वो। एक पुराने समय से हाँ कांग्रेस के टाइम से सिस्टम क्या था कि कॉलोनी को जो वैध करते थे उसमें जो बने हुए मकान थे उनका एक डाटा लेकर के उसको वैध कर देते थे। बीच में जो खाली प्लॉट है उसको वैध में नहीं मानते थे। हमने उसको बंद कर दिया कि हम जब आए हैं अब जो कॉलोनी उसका मानो वैध करने का विषय तो पूरी की पूरी कॉलोनी होगी। इतना ही है कि जो मकान बने हुए नहीं है उसके चार्जेस थोड़े ज्यादा लेंगे और जो मकान पहले से बन गए उसके चार्जेस थोड़े कम लेंगे। तो चार्जेस में अंतर डाल करके उन प्लॉट्स को भी वैध करेंगे। लेकिन जो कॉलोनियां पहले वैध हुई हैं उनमें खाली बचे हुए प्लॉट उसका एक सर्वे किया जा रहा है, उन सबको भी वैध करने के लिए बहुत जल्दी प्रदेश सरकार इसको। करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन की बात काफी लंबे समय से पेंडिंग है, करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन, और साथ ही साथ करनाल रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट नहीं है सर, दिक्कत आती है। ठीक है, ये सारे विषय अगर रेलवे डिपार्टमेंट को मैं तो करूंगा बात, नागरिकों की ओर से एक विषय जाता है तो रेलवे डिपार्टमेंट में विषय जाएगा। तो यमुनानगर रेलवे लाइन हमारे बड़ी घोषणा पत्र में था, घोषणा भी की है, रेलवे मंत्री से लिखा दिया पत्र, लेकिन अभी उन्होंने अपने बजट में नहीं डाला है। जल्दी कोशिश करेंगे अगली बार। पटेल मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक पहले ये खराब कर देखिए, कुछ बातें आप किस उस एंगल से कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा कोई आभास नहीं है कि करनाल में कोई इतना बड़ा कोई क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसका घटना बढ़ता जा रहा है। सामान्य घटनाएं होती नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है। सर पटेल मेडिकल यूनिवर्सिटी का नहीं कर पा रही, कभी किसी को बिठा देते हैं, कभी किसी को बिठा देते हैं, कभी पास बनता है, लेकिन इसके बारे में क्या कहना चाहिए? चलते हैं कांग्रेस वालों को चलते हैं और रोज कहेंगे सर एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है करनाल को मिलने जा रहा है, आप कोई नया सुझाव देंगे तो विचार करेंगे। जब कॉलोनी में खाली प्लॉट पड़े वहाँ पर गंदगी भी नहीं लगे, लेकिन उन पर भी कोई कानून बनना चाहिए सेक्टर में 30% जो प्लॉट है उनके काम होना चाहिए। जरूर होना चाहिए, इस बात का सुझाव हमने नगर निगम में पहले भी कहा था कि जो खाली प्लॉट है वहाँ गंदगी ना पड़े और कम से कम वहाँ कोई डस्टबिन टाइप ऐसे रखेंगे ताकि उसमें डाल सके, वहाँ से उठ करके जाए। और नया जो नगर निगम बनेगा उसमें व्यवस्था जरूर कराएंगे कि वहाँ कहीं इस प्रकार के खाली प्लॉट हैं वो गंदगी लोग ना डालें तो किसी कंटेनर में डालें ताकि शासक उठ देखिए, अगर जो नगर निगम में गांव आ गए हो तो ऐसे गांव में विकास के नाते से हमने सीवरेज की व्यवस्था तो पहले ही बताई है उनको कि बड़े गांव में ऐसे सीवरेज वहां डलेगा और जो लाइट वगैरह ये सारे काम हम पहले घोषणा कर चुके हैं। लेकिन जो कि नए जुड़े हैं उस गति से, जिस गति से पहले काम हुआ है शहरों में, उसी गति पर एकदम तो नहीं आता है, धीरे धीरे कुल मिलाकर के 2-3 साल इसमें लग जाता है कि उस गति में काम करनाल के लोगों की काफी मांग रही है, करनाल से दिल्ली जाते हैं 3-3 टोल देने पड़ते हैं, तो उसके लिए आगे कुछ अगर हट सके करनाल के लोगों को नहीं, वो रात तो सारे देश में ही मिलनी चाहिए, सरकारी करनालों का मिलनी चाहिए, लेकिन ये यूजर चार्जेस है। कोई समय होता था सड़कें सेवा के नाते सरकार बनाती थी, वो समय निकल गया है। जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में अब जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हम रेल का किराया देते हैं वैसे सड़क का ही किराया है प्रकार का। कोई समय था करनाल से दिल्ली पहुंचने में, सड़क में जाने में 2.5-3 घंटे लगते थे, अब मैं 2.25 घंटे में आ गया उसमें। तो जिस स्पीड से सड़कें बनी है, मैं चंडीगढ़ से जब दिल्ली जाता था तो 6.5 घंटे उसमें लगते थे, आज 4 घंटे पहुंच जाते हैं। तो ये अच्छा हमारे वाहनों का वियर एंड टियर बचा है। तो ये टोल जो है, ये सड़क की कीमत जो है, ये जो यूज करेगा उससे वसूला जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। लाइसेंस बनवाने की जब जाते तो फाइलें काफी बार रिजेक्ट हो जाती है। कौन से किस प्राइवेट कंपनी को दिया गया था ये नोट करो। और प्रदेश सरकार ने जो डिपार्टमेंट बात करो कि इसको जब हम प्रोएक्टिव सर्विस सारी कर रहे हैं ये होने चाहिए। एक बार खुद विधायक जी ने भी डाला था। आप मुख्यमंत्री केंद्र में मंत्री हैं,
करनाल की भी कोई बड़ी इंडस्ट्री है, बच्चों को रोजगार मिले और डेंगू रूप से बाहर जाने की बात की। करनाल को बड़ी उम्मीद है आज भी कि करनाल में भी बड़ी इंडस्ट्री आएगी, क्योंकि आप खुद सेंटर में हैं, मोदी के नजदीक है, तो कुछ करनाल के लिए सब प्लान चल रहा है। देखिए, फुटवेयर पार्क की बात यहाँ चली है और उसके लिए बहुत जल्दी व्यवस्था करेंगे कि जो इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसमें फुटवेयर पार्क की बात हमने केंद्र तक पहुंचाई है और मुझे लगता है शीघ्र ही कोई बल्कि अपने स्पीकर साहब हैं, उन्होंने 1000 एकड़ जमीन का उन्होंने आपको बताया है कि घंटा विधानसभा में 1000 एकड़ जमीन की उन्होंने बात कर रहे थे और प्लास्टिक फुटवेयर और एक इंडस्ट्री शायद फार्मा इंडस्ट्री। वैसे तो यहाँ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की भी काफी इंडस्ट्री है, तो ऐसे ही सब करेंगे। वरना जो घरेलू उद्योग है, घरेलू उद्योग धीरे धीरे बहुत ऐसी इंडस्ट्री फैल रही है, उसमें घरेलू उद्योग जैसे फुटवेयर तो यहाँ जैसे आज जिस बाजार में से हम आए हैं, घर घर में घरेलू उद्योग नहीं है, जूतों का उद्योग है, तो इस नाते से 2-3 उद्योग को थोड़ा सा प्रॉपर्टी आईडी की बात करें तो यासी कंपनी प्रॉपर्टी आईडी गलत बनाई, पेमेंट भी हो गई, निकाय मंत्री ने कहा यासी कंपनी कार्रवाई करेगी, ना प्रॉपर्टी आईडी की और ना ही कार्रवाई करेगी। प्रॉपर्टी आईडी पर बहुत काम किया है और अब प्रॉपर्टी आईडी जो प्रॉब्लम्स पहले थी वह कम हो गई होगी, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी आईडी की तकलीफ, बड़ी तकलीफ तो ये लोगों की थी कि बनाई क्यों जा रही है। लेकिन जिनकी प्रॉपर्टी आईडी बन गई है उनको जो लाभ हुआ है उस लाभ से उनसे पूछो कि प्रॉपर्टी आईडी बनने के बाद उनके रिस्क खत्म हो गए, प्रॉपर्टी झगड़े खत्म हो गए, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री आसानी से होती है, तो प्रॉपर्टी भी ऐसी चीजें से बनती है, ऐसे प्रॉपर्टी की आईडी जरूरी है। प्रॉपर्टी आईडी छोड़ दी जाए लोगों का तो ये नहीं हो जाए, प्रॉपर्टी ठीक जानकारियां देंगे तो ठीक बनेगी। जहाँ तक याशी का विषय है, याशी के लोगों ने टेंडर ले लिया, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी बनाने में उसको लापरवाही बहुत बढ़ती है। ये सरकार को ना तो उसको हो रहे हैं क्या कांग्रेस के सर? कम्युनिटी सेंटर को लेके जो यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशियों कह रहे वहाँ पे 1,50,000 देना पड़ता है, जब जो कम्युनिटी के लिए बनाएगा भाई बैठ जाए खर्च होता है पीछे बैठ जाए। जब ये कम्युनिटी सेंटर यूज करने के बिना किसी पार्क में जाकर के टेंट लगाएंगे तो 2 लाख लगता है। अगर 2 लाख की बजाय कम्युनिटी सेंटर में 1 लाख देंगे तो वो कम्युनिटी का ही पैसा रहेगा। कम्युनिटी हॉल वो है, लेकिन पैसा जो आएगा वो कम्युनिटी के पास ही रहेगा, उसका पैसा कुछ बचेगा। जिसका पैसा बचता है वही कम्युनिटी सेंटर का उपयोग करता है, कोई सेवा नहीं है। सर ऐसा है निकाय